नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथियों। आज जो है हम लोग खान सर का जो नोट्स है, जो नोट्स आप लोग परचेस करते हो, उसका जो कंप्लीट हम लोग आज मास्टर वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करेंगे और ये सिलसिला जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। आज हम लोग जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आज हम लोग खान सर के हिस्ट्री का नोट्स का जो है मास्टर वीडियो देखेंगे। और ये हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स नहीं है, इसके बाद भी और भी नोट्स हैं जिसमें आपको मेडाइवल, मॉडर्न एंड आपका सब कुछ कवर्ड होगा, मतलब एंशिएंट एंड मॉडर्न भी कवर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली तो प्राग ऐतिहासिक काल का ये वाला बुकलेट है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल का। तो काफ़ी सारे साथियों का रेगुलर ये डिमांड था कि सर जो पीडीएफ हम लोग मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो घर पे डिलीवर होता है, उसका आप हमको पीडीएफ दिखा दो या पीडीएफ भेज दो। तो हमने सोचा कि कंप्लीट क्यों ना मास्टर वीडियो ही एक सेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि कंटेंट का भी आइडिया हो जाए खान सर के नोट्स का, और साथ ही साथ एक मास्टर वीडियो का भी सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं जिसमें खान सर के नोट्स का हम लोग मास्टर वीडियो करेंगे। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री से शुरू करेंगे साथियों। जैसा आप देख सकते हो, इतिहास का आपको सबसे पहले ये बुकलेट दिख रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और ये जो प्रिंटिंग का कहीं पे मिस्टेक इसमें आपको दिख रहा होगा, ये आपको नोट्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आप मंगवाओगे, क्योंकि ये आपका टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज ऐसा ये अगर हार्ड कॉपी में आप मंगवाते हो तो ये ऐसा आपको नहीं दिखता है, क्लीन एंड क्लियर दिखता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं खान सर के नोट्स का मास्टर वीडियो। आशा करते हैं पूरा सेशन जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये आप सभी को पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि हम लोग इसमें सारे सब्जेक्ट्स, अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हम लोग इंटायर खान सर के नोट्स का, खान सर के मटेरियल का, हम लोग इंटायर मटेरियल का हम लोग मास्टर वीडियो सेशन करेंगे। और आप जानते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट भी है ये, और खान सर के बारे में तो क्या ही कहने हैं, एवरीवन अच्छे से जानते हैं खान सर के बारे में और उनके कंटेंट के बारे में और उनके स्टाइल ऑफ टीचिंग के बारे में या स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट के बारे में। तो हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो और मैं ये भी बता दूं कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन की एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट लेवल की जो भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपका बेस्ट कंटेंट है। आपको साइड में दिख रहा होगा गर्दा टेस्ट सीरीज बिहार एसएससी का, ये भी आपको अवेलेबल है। इसमें भी आपका जो है 5 मॉडल टेस्ट सीरीज है बिहार एसएससी का। ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, जिसकी वैकेंसी आई है अराउंड 2087 वैकेंसी जिसकी आई है, उसका ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 5 मॉडल टेस्ट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर ऑर्डर करना है, इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर एंड लिंक एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है, जिसमें एक आप देख सकते हो प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों आपके लिए लिख देता हूँ क्लियर। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आद ऐतिहासिक काल है, उसमें आपका सिंधु की सभ्यता और हड़प्पा और कांसा, ये आपका है। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो है उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें नेहरू काल, विश्व काल, ये सारा आपका आ जाता है। बेसिकली ऐतिहासिक काल प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस, क्योंकि देखा गया है कि मॉडर्न, मेडाइवल एंड एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, बट ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका एंशिएंट के भी पहले का हिस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक एक करके सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। और ये सेशन जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये अब कंटिन्यू चलेगा हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पर। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है भैया, तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय है जिसमें मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है ना। तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम जो आदि मानव वाला जो काल है उसके आसपास की बात हो रही है इसमें, ठीक है ना। इराकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं।
प्रागैतिहासिक काल के अंदर में पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल कब था? जो मैंने आपको बताया, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग मानव कब करता था? ये आपका एग्जामिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे साथ ही साथ। ये नोट्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मास्टर वीडियो में, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक जो है प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग मानव किस काल में करता था? तो उसका आंसर क्या होगा साथियों? आप सभी को पता है कि पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था। मैंने जैसा आपको बताया कि ये आदि मानव के काल के आसपास की बात है, जब हम लोग शिकार करके अपने भोज्य पदार्थ का इंतजाम करते थे। उसके बाद पूरा पाषाण काल होता है। पाषाण काल के नीचे पूरा पाषाण काल क्या है? पाषाण काल के ही कैटेगराइजेशन में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। तो हम लोग पूरा पाषाण काल देख लेते हैं। तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, ठीक है ना। मतलब पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल इस कैटेगराइज टू थ्री पार्ट्स, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कौन सा था? ये सबसे प्रारंभिक, सबसे पहले का टाइम था, जिसमें इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था, ठीक है ना। मानव को आदि मानव कहा जाता था क्योंकि इस समय हमें कुछ नहीं आता था। हम गुफाओं में रहते थे, हम जंगलों में रहते थे, हम कच्चे कंदमूल का सेवन करते थे। और जैसा कि इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करते थे शिकार करने के लिए। तो इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव का खाना बदोश यानी कि खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब जो पूरा पाषाण काल था, इसमें इंसान जो है वो जानवर की तरह मतलब इधर से उधर भटकता था, इन सर्च ऑफ फूड, लाइक खाने और पीने के लिए इधर से उधर भटकता था। और इस पाषाण काल में इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। वी हैव इन्वेंटेड द फायर, मतलब हम लोगों ने आग की खोज कर ली थी पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल के जो पूरा पाषाण काल में है, हम लोगों ने आग का खोज कर लिया था। अब आइए मध्य पाषाण काल में चलते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये पूरा नोट्स। हम लोगों ने इंटायर नोट्स को रिव्यू भी करा, हम लोगों ने इंटायर नोट्स का ये थोरोली देखा भी है। स्टूडेंट्स का भी फीडबैक हम लोगों ने लिया था प्रॉपरली। उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव, काफ़ी ज़्यादा पाइवोटेड कंटेंट है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जैसा मैंने आपको पहले बताया कि PYQ भी हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ हम लोग पूरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। मध्य पाषाण काल ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। मतलब मानव के हथियार जो है छोटे हो चुके थे, मतलब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था हथियार का। सबसे पहले सब कोई जानता है हथियार काफ़ी बड़े होते थे, तो इट वॉज सो हार्ड टू कैरी। उसके बाद जो है हथियार का आकार छोटा होने लगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगा था हथियारों का। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था। मतलब जो अंतिम संस्कार जो हुआ, अंतिम संस्कार की जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मध्य पाषाण काल से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग मानव कब करता था? तो पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था? तो फायर था। और मध्य पाषाण काल में इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ब्रेक थ्रू हुआ वो क्या था? तो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था जो इंसान करने लगा था। उसके बाद आइए तीसरा जो है नव या उत्तर पाषाण काल। तो नव या उत्तर पाषाण काल, जैसा कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा न्यू हो गया या कुछ नया होगा इसमें, मतलब जो लेटेस्ट पाषाण काल का जो लेटेस्ट टाइम पीरियड, जो लेटेस्ट एरा था उसके बारे में है। तो इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। मतलब जो पहले भटकते थे भोजन और पानी के लिए इधर से उधर, तो मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही साथ मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया और मनका का घड़ा की खोज की थी। तो देखो ये जो है नव पाषाण काल से, ये काफ़ी बार BPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये आया था और भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एग्जामिनेशंस में भी देखा गया है। और हम लोगों ने भी जो अपना BPSC का फटाफट कोर्स जो लॉन्च करा था BPSC के पहले, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपका इस बार जो पेपर लीक हुआ उससे मिले हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था और इस पर खासा प्रेशर हम लोगों ने दिया था कि ये जो है पाषाण काल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
नव या उत्तर पाषाण काल। इसमें क्या था कि मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव ने स्थायी आवास किस काल में बनाया था, तो वो नव या उत्तर पाषाण काल होगा। और इसी के साथ साथ मानव जो है एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन और कृषि प्रारंभ कर चुके थे हम लोग कब, नव या उत्तर पाषाण काल में। और मानव ने इसी काल में जो है पहिया का इन्वेंशन किया था और मन का यानी कि जो घड़ा होता है, जो अभी भी अब तो फ्रिज ने जो है डिस्प्लेस कर दिया मन का को घड़ा को, बट अभी भी घड़ा का पानी का कोई जोड़ नहीं है। तो घड़ा का जो इन्वेंशन है वो भी आपका नव या उत्तर पाषाण काल में हुआ था, ठीक है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाइवोटेड कंटेंट है साथियों, इसको मिस करने का नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल देखा और हम लोगों ने पूरा पाषाण काल देखा। पूरा पाषाण काल में ब्रेक थ्रू मिला हमें कि हम लोगों ने आग की खोज की थी। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने अंतिम संस्कार और नव या उत्तर पाषाण काल में हम लोगों ने जो है पहिया का इन्वेंशन कर लिया था और घड़ा का इन्वेंशन कर लिया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मानव द्वारा पहला पाला गया पशु मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पेट एनिमल, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, डॉग, कुत्ता, ठीक है ना। पहला पशु कौन था, तो कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल में आते हैं। ताम्र पाषाण काल क्या था, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। मतलब जो पाषाण काल जो था, जो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था, तो ताम्र पाषाण काल जो था ये सबसे अंतिम समय था पाषाण काल का, ठीक है ना। तो इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्र पाषाण काल नेम रिजेंबल्स, ठीक है ना। इस समय हम लोगों ने तांबे की खोज कर दी थी और जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है साथियों, औद्योगिकरण को हम लोग इंग्लिश में ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं औद्योगिकरण को, ठीक है ना। तो इस समय तक जो है तांबे की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल नेम भी रिजेंबल कर रहा है, तो हम लोगों ने तांबे की खोज कर दी थी और इसी के कारण जो है औद्योगिकरण शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो जो हम लोगों ने देखा था, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो हमारी इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन है, लोग कहते हैं कि इंडिया का इतिहास तो कुछ इधर ही का कुछ साल कुछ 100 साल पहले का है। बट अगर इंडिया का इतिहास देखा जाए साथियों तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपको सिंधु घाटी सभ्यता से दिखती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ताम्र पाषाण काल जो कि पाषाण काल का सबसे लास्ट पीरियड था, उसमें जो है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है औद्योगिकरण का विकसित रूप दिखता है और औद्योगिकरण जो है शुरू हो चुका था। तांबे की खोज हो चुकी थी ताम्र पाषाण काल में और सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। सिंधु वैली सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, इसी का विकसित रूप है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था आपका तांबे के इन्वेंशन के बाद से जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उसी का जो है एक अक्ष, एक आपका छाप हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता था। तो आप आइए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इस टॉपिक से। तो किस काल में मानव आखेटक शिकारी था, मतलब मानव किस काल में हंटिंग करता था और हंटिंग करके जो है मतलब शिकार करके जो है अपना गुजर बसर करता था। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर करोगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस समय मानव खाना बदोश था और मुख्य जानवरों की भांति इधर से उधर पेट भरने के लिए निकलता था और मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की। तो ये जो है किस काल में क्वेश्चन कर रहा है, किस काल में मानव शिकारी था, तो पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। तो ये आपका इलाहाबाद विच इज़ नोन एज प्रयागराज नाउ। तो प्रयागराज के कुलडीचा में आपके चावल का साक्ष्य मिला। अब आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक है कि मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूँ की थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है कि मानव ने जो है ईसा के जन्म से 7000 साल पहले जो है 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं
किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। मतलब मानव ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, और पहला और पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों, जो कि इंडिया में ही होगा उस टाइम पे, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है, आपका जो इंडिपेंडेंस के बाद है, प्री इंडिपेंडेंस जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, पाकिस्तान अलग हुआ था हिंदुस्तान से, तो उस टाइम जो है ये आपका जो है हिंदुस्तान का ही बात हो रहा है। जो अभी लिख रहा है कि पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर के पहाड़ियों के बीच की थी, और पहली कृषि जो है वो जौ और गेहूं की थी। तो ये जो है एग्रीकल्चर जो है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था साथियों? तो ये इंडिया में शुरू हुआ था, क्योंकि ये अभी ये पाकिस्तान के सुलेमान, तो ये पाकिस्तान जो है उस टाइम पे इंडिया के अंदर में ही था। तो पहली जो खेती थी वो थी जौ और गेहूं की। उसके बाद आइए आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ लेते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है साथियों? तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है ना। इस काल में मानव ने जो भी लिपि लिखा है उसको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि पहले क्या था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे। मतलब इंसान जो है इशारों से बात करते थे। उसके बाद कुछ लिपि जो थे जो उन्होंने अपने दौर में आविष्कार किया, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो आज ऐतिहासिक काल में ये देखने को मिलता है। तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। उसको पढ़ा नहीं जा सकता, बट आपको लिखित साक्ष्य, लिखित सबूत मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोता भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। तो आपका जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन था वो आपका जो है आदि ऐतिहासिक काल में देखने को मिला। आदि ऐतिहासिक काल का क्या था इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू? आदि ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने शायद लिखना पढ़ना सीख लिया था, तभी तो आपको लिपि देखने को मिलती है। वो लिपि को एक्चुअली पढ़ा नहीं जा सकता है, बट इसके साक्ष्य जरूर मिले, ठीक है। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। तो ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिली थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। और इसकी जानकारी की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा में पहली खुदाई हुई थी इसकी, इसीलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कमिंगन ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, यानी कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो है फैली हुई थी, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आया है और ये देखा भी गया है। तो सिंधु घाटी की पहली खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। आइए सिंधु सभ्यता से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, मतलब कि अर्बनाइजेशन, एक मिनट में लिख लो पहले, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो चुकी थी। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। तो प्राउड ऑन योर एंसेस्टर्स बिकॉज वी हैव गिवन मेनी थिंग्स टू द एंटायर सोसाइटी, टू द एंटायर वर्ल्ड। आप देख सकते हो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, यानी कि अर्बनाइजेशन और शहरीकरण जो है हमारे यहाँ काफ़ी पहले से शुरू हो चुका था। तो शहरीकरण किसको कहते हैं? उस टाइम पे आपको दिखा गया था, एक आर्किटेक्चर देखा जा सका था, एक पूरा शहर का प्लानिंग देखा जा चुका था, एक ड्रेनेज सिस्टम देखा जा सकता था। इसलिए जो है इसको अर्बनाइजेशन शहरीकरण कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ड्रेनेज से लेके हर चीज़ आपको दिख रहा था, इसलिए इसको खुदाई में जैसे हर चीज़ पता चला, इसलिए इसको कहा गया कि पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। तो सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ सिंधु सभ्यता कब से कब तक हुआ साथियों? तो आपका 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, ठीक है ना। और आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो उत्तर
उत्तर में जो मांडा है, जो चिनाब नदी है, और उत्तर में मांडा और चिनाब नदी, पूरब में आलगाड़ीपुर यानी कि हिंडन नदी, और पश्चिम में जो है रुताकोंडेर यानी कि वास्क नदी, और दक्षिण में जो है प्रवरा नदी। ठीक है ना, ये आपका डायरेक्शनल दिखाया गया है जो आपको उस टाइम के इम्पोर्टेंट रिवर्स थे। तो ये ट्रिक भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे आप याद भी कर सकते हो। उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुद कारगेडोर में थी, जो दाश्त नदी के तट पर थी। मतलब कि इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का वेस्टर्न बॉर्डर जो था, हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था साथियों। तो एक मिनट स्क्रॉल करना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता पूरा फैला हुआ था। तो इसकी पश्चिमी सीमा यानी कि जो आपका इसकी वेस्टर्न बॉर्डर जो थे वो पाकिस्तान के सूद कॉरिडोर में दाश्त नदी के तट पे थी। उत्तरी सीमा यानी कि आपका नॉर्दर्न बॉर्डर जो है कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के अलमगढ़ीपुर में थी, जो हिंडल नदी के किनारे थी। मतलब ये आपका हो गया पूर्वी सीमा यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर्स। और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद के प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आया था कि सिंधु घाटी जो है उसकी ईस्टर्न बॉर्डर्स किससे टच करती थी, तो आपका उत्तर प्रदेश के आलमी नगर से थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और अगर क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन इम्प्रोवाइज करके पूछता है आपके से कि वेस्टर्न कोस्ट, तो पाकिस्तान के सुर्ख कारगेडोर, और अगर नॉर्थ पूछता है तो कश्मीर के मांडा यानी कि हिंडन नदी के तट पे, और दक्षिणी पूछता है तो महाराष्ट्र के दयामाबाद यानी कि प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो हड़प्पा थे, जो कि 1921 में इसकी खुदाई दयाराम सहनी ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए या जो भी स्टेट लेवल की जो भी एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात की जाए, एएसएससी सीएचएससी में भी एक आध दो बार पूछा गया था कि सिंधु घाटी की खुदाई किसने की थी, खोज मतलब किसने की थी, तो दयाराम सहनी उसका आंसर होता। तो ये हड़प्पा में 1921 में इसकी खुदाई दयाराम सहनी ने की थी। हड़प्पा में 1921 में इसकी खुदाई दयाराम सहनी ने की थी। और उसके बाद जो है यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं क्या क्या मिली थी, तो कुम्हार के चाक, जिसपे आप देख सकते हो अब तो खैर ये देखने को भी नहीं मिलता है, काफ़ी रेयरली अब ये दिखते हैं कुम्हार। तो जो मिट्टी के जो भी बर्तन बनाते हैं, तो वो जो चाक होता है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो वो जो चाक है वो आपका इस खुदाई में पता चला था, हड़प्पा की खुदाई में पता चला था। तो उसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या मिले थे, यहाँ लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुम्हार के चाक आपको मिले थे, कुम्हार के चाक आपको मिले थे। उसके बाद जो है अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न स्टोर किया जा सकता है, अन्नागार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अन्नागार मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि फूड जो है, अन्न जो है उसको स्टोर करने के लिए अन्नागार बनाया जाता था। अगर आपने कभी पटना विजिट करा होगा तो आपको एक गोल घर दिखेगा गांधी मैदान के साइड। तो गांधी मैदान के साइड जो गोल घर है उसको भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था एज ए अन्नागार। मतलब वहाँ पे भी आपके जो भी फूड थे उसको स्टोर किया जाता था। लाइक आपका राइस हो गया, मेज़ हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट फसल उस टाइम पे होते थे, तो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, मतलब ख़राब ना हो जाए, जानवर उसको खा ना जाए, बर्बाद ना हो जाए बारिश के पानी से, या फिर जो भी, तो उसके लिए अन्नागार बनाया जाता था ताकि जो भी फूड है, जो भी अन्न है, उसको सेफली एंड सिक्योरली जो है स्टोर किया जा सके। तो ये आपको मिला था, ये सारे साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जब हड़प्पा में इसकी खुदाई हुई तो ये सारे साक्ष्य आपको मिले थे। ठीक है ना। श्रमिक आवास भी आपको मिला था। ये खुदाई के दौरान पे श्रमिक आवास भी मिला था। श्रमिक आवास मतलब आपका सर्वेंट क्वार्टर, जिसको आजकल हम लोग
फैंसी भाषा में कहते हैं। आजकल आप फ्लैट भी परचेज करने जाते हो तो आपके जो बिल्डर हैं वो आपको बताते हैं कि आपका जो फ्लैट है वो इक्विप्ड है सर्वेंट क्वार्टर के साथ। मतलब कि अगर आप नौकर चाकर के साथ चलते हो तो आपको सर्वेंट क्वार्टर भी मिलता है। मतलब अभी ये आजकल फैंसी टर्म इसको सर्वेंट क्वार्टर, ऐसे इसको इंग्लिश में भी सर्वेंट क्वार्टर ही कहेंगे। तो ये जो है आपको श्रमिक आवास इसमें देखने को मिला खुदाई के दौरान। मातृ देवी की मूर्ति आपको देखने को मिली, ठीक है। मातृ देवी मतलब जो हमारे कुल देवी देवता जो होते हैं उनका आपको मूर्ति देखने को मिला था। लकड़ी की ओखली देखने को मिली आपको। उसके बाद हाथी का कपाल देखने को मिला और स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला। मैं यहाँ पे आपके लिए स्वास्तिक चिन्ह बना देता हूँ। स्वास्तिक चिन्ह जो है साथियों ये आपको देखने को मिला था कब? तो ये स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में जब हड़प्पा की खुदाई हुई दयाराम सहनी के द्वारा, तो हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिली, जिसमें हमें पता चला कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण है जो काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। तो हम लोगों को कुम्हार के चाक देखने को मिले, अन्नागार देखने को मिले, श्रमिक आवास यानी कि सर्वेंट क्वार्टर देखने को मिले, मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिली, लकड़ी की ओखली देखने को मिली और उसके बाद लकड़ी के ताबूत हमें देखने को मिले, हाथी का कपाल हमें देखने को मिला और उसके बाद हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी देखने को मिला। जो ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुइज्म की जो ये स्वास्तिक धर्म का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ये भी हमें उस खुदाई के दौरान ये सारे वस्तुएं देखने को मिली, ठीक है ना। अब आइए मोहनजोदड़ो 1921, तो इसकी खुदाई सन 1921 में राख लदाड़ा बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की खुदाई, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है ये दोनों 1921 में ही शुरू हो चुकी थी। तो हड़प्पा वाले में तो मोर्चा संभाल रखा था भैया दयाराम सहनी जी ने, और मोहनजोदड़ो वाले में जो है राख लदाड़ा बनर्जी जी ने मोर्चा संभाल रखा था। ये पाकिस्तान के तरखाना जिले से स्थित है, यह सिंधु नदी के तट पर है। ये भी आपका सिंधु नदी के तट पे था मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। उसके बाद यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा कि भाई अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण शुरू हो चुका था। तो मोहनजोदड़ो जो था इसमें जो है आपको ये सिंधु घाटी का जो है सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो था उसका सबसे बड़ा ये शहर था, ठीक है ना। सिंधु वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो था। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं क्या क्या मिली थी? तो पुरोहित का आवास, मतलब कि पंडित जी का घर ये देखने को मिला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वस्तु जो थी पुरोहित आवास, घर में कुआं यानी कि वेल जिसे बोलते हैं, घर में कुआं भी देखने को मिला। विशाल स्नानागार, मतलब जहाँ पे विशाल स्नानागार नहाने का जो स्थान होता है वो देखने को मिला। अन्नागार ये देखो, इसीलिए बोल रहे हैं कि शहरीकरण जो है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के दौरान ही शुरू हुई थी। तो काफ़ी पहले हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके थे, बट हमें जो है हमारे जो भी कह लो हमारे राजनेताओं के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद हमें जो है सांप और सपेड़ों का देश कहा जाता था। मतलब ये सारा चीज़ जो है हमारे यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी पहले हो चुका था, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटी हमें जो है बाहर में हमें सांप और सपेड़ों का देश कहा जाता था और हमें जो है नीचे नज़रों से देखा जाता था। बट अगेन वी आर टेकिंग आवर प्रिविलेज, ठीक है ना। तो जो हमारा प्राइड था उसको तो फिर से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्राइड वाली बात है कि भैया मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी मिली थी, लाइक पुरोहित का आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, ठीक है ना। सड़क मतलब पक्की सड़क, ठीक है ना, पक्की सड़क आपको इसके दौरान मोहनजोदड़ो के खुदाई के दौरान हमें देखने को मिली थी। मोहनजोदड़ो के खोज के दौरान हमें देखने को मिली थी सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिली थी। और उसके बाद पशुपति शिव यानी कि शिव की जो है
मूर्ति देखने को मिली थी, पशुपति शिव की जो है वो देखने को मिली थी। उसके बाद कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। मतलब कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति भी हमें देखने को मिली थी और तांबे का ढेर भी हमें देखने को मिला था। अब आइए उसके बाद मोहनजोदड़ो के अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो के दौरान जो जहाँ पे फूड स्टोर होते थे, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि अगर आप पटना विजिट किए होंगे तो यहाँ पे गोलघर है, काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस है गांधी मैदान के पास में, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। तो उसी तरीके से मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ठीक है ना। उसके बाद आइए चंद्रहुद्रो, ये 1931 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी, इसकी खोज शुरू हुई थी 1931 में। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपका जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एक गात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है, मतलब कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था ताम्रपाषाण काल में, जब हम लोगों ने तांबे की खोज शुरू की थी, उसके बाद से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये जो है चंद्रहुद्रो जो है, हम लोगों ने हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, तो चंद्रहुद्रो का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से एक औद्योगिक शहर था। खुदाई के दौरान जो पता चला था, इन्वेंशन के दौरान जो पता चला था, तो चंद्रहुद्रो एक औद्योगिक शहर था, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, ठीक है ना। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सारी चीज़ मतलब मेकअप सामग्री, यहीं से जो है फीमेल डेवलपमेंट जो है शुरू हो गया था, ठीक है। यहीं से जो है महिलाएं और औरतें जो हैं अपने साजो श्रृंगार के लिए यहाँ से जो है उनका कार्यक्रम शुरू होता है, ठीक है ना। जो आज तक हमें दिखता है मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए। तो ये जो है चंद्रहुद्रो में हमें क्या क्या मिला था, तो यहाँ पे हमें मेकअप की सामग्रियाँ मिली थी, लिपस्टिक मिली थी, शीशा मिला था, ये सारा आपका खोज है, शीशा मिला, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लिपस्टिक हो गया, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग जान चुके थे कि कुत्ते बिल्ली में जो है कभी मेल नहीं, कभी पटरी नहीं खाता है। तो यहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का मूर्ति भी हमें चंद्रहुद्रो के खुदाई के दौरान हमें मिली थी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद रोपड़ 1953 में, रोपड़ ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है ना, ये इसका इम्पोर्टेंट है, यज्ञदत्त शर्मा ने जो है रोपड़ की खुदाई शुरू की थी। 1953 में रोपड़ की खुदाई शुरू हो गई थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में, इसको पूछा गया था कि मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का शव कौन से शहर की खुदाई के दौरान मिला, तो वो आपका उत्तर होगा रोपड़। तो रोपड़ आपका कहाँ है साथियों, तो रोपड़ आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट है, इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है। और अभी हम लोग एक एक करके सारे सब टॉपिक्स को देखेंगे। अभी हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बाद हम लोगों ने शुरू किया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हम लोगों ने चंद्रहुद्रो और हम लोगों ने रोपड़ को देखा है। इसमें जो है रोपड़ में क्या था, एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, तो उसकी खुदाई के दौरान हमें इंसान मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का शव मिला। और ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। तो मतलब जो नवपाषाण काल था जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उस टाइम से जो है जो मानव है, नवपाषाण काल में मानव जो है उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और पहला पेट एनिमल हम लोगों ने क्या देखा था, तो वो कुत्ता था, ठीक है ना। तो ये जो साक्ष्य हमें रोपड़ में मिले हैं 1953 में जो इसकी खुदाई हुई थी हालिया, तो उसमें जो हम लोगों को साक्ष्य मिला है सेम वही साक्ष्य हम लोगों को जो है नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला, ठीक है ना। तो इसमें हमें जानवरों के भी, पालतू जानवरों के भी शव देखने को मिले, ठीक है ना। इसकी खुदाई, उसके बाद आइए
बनवाली के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते भैया, बनवाली। उसके बाद इस सेशन को हम लोग विराम देंगे और कल जो है हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ये वाला पेज पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं आज ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बनवाली क्या था, तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। रविंद्र सिंह, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रविंद्र सिंह ने बनवाली की खुदाई की थी और बनवाली की खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह ने यहीं से खुदाई की थी। इसके समीप रंगोई नदी है। रंगोई नदी जो है इम्पोर्टेंट है। रंगोई नदी जो है बनवाली के समीप है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है, ठीक है। तो ये जो शहर था आपका बनवाली, जो शहर था आपका, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में कि वी हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सो डैट कि जो बारिश का पानी होता था या जो नाली होता था उसका जो पानी होता था या जो उसका कचरा होता था, उसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था कि बरसात का पानी कहीं ठहरता नहीं था। उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था कि पानी आराम से बह चलता था। बट कालीबंगा में ये जो बनवाली में जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है घर में ही सोखता बनाया गया था। तो सोखता क्या होता है मैं वो बता सकता हूँ। सोखता बेसिकली वो होता है जो भी बरसात का पानी हो या गंदा पानी हो जो बहता है, उसको वो सोख लेता है, मतलब एब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। तो ये सोखता का साक्ष्य आपको जो है वो बनवाली से आपको मिला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है ना। ये आपका बनवाली का था। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, कहल एवं हवन कुंड मिले हैं। ये राजस्थान के सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा में बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू हमें मिला था कालीबंगा में खुदाई के दौरान। इसका अर्थ ही होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ पे जो है हमें अलंकृत ईंट मिले, मतलब ईंट भट्टे की भी साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंट का मतलब हो गया जिससे हम लोग मड़ मकान बनाने में जो काम आता है, वो अलंकृत ईंट हमें मिला है। चूड़ी भी मिला है हमें। उसके बाद जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड मिले हैं। मतलब जो हवन कुंड है, मतलब हम लोग जिसमें पूजा अर्चना आराधना करते हैं हवन कुंड में, तो हवन कुंड का भी साक्ष्य लिख देता हूँ। ये सारा इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो सकता है। हवन कुंड जिसमें हम लोग आहुति देते हैं हवन कुंड में, उसका भी साक्ष्य मिला था हवन कुंड। और उसके बाद आपको जो है अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत और हवन कुंड, खेत और हल मिले थे। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कालीबंगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जामिनेशन में। मैंने आपको सेशन शुरू होने से पहले बताया था कि वी विल ऑल्सो गो थ्रू विद द PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो कालीबंगा में जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका उत्तर होता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और ये सरस्वती को घग्गर नदी भी कहते हैं, ठीक है, घग्गर नदी। और ये राजस्थान में स्थित है। ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट, सरस्वती रिवर हो गया, राजस्थान लोकेशन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसकी खुदाई BK थापड़ और BB लाल ने की थी, ठीक है ना। ये पहले ही हम लोगों को पढ़ना था, बट यहाँ पे लास्ट पे नोट्स में दिया गया है कि BK थापड़ और BB लाल, BK थापड़ और BB लाल ने जो है कालीबंगा की खुदाई की थी। उसके बाद आइए धौलावीरा में हम लोग आते हैं। धौलावीरा क्या है, ये तो गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे आराम से। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था साथियों, तो सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर जो था वो हमें मोहनजोदड़ो जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। स्थल मतलब कि एरिया है, और मोहनजोदड़ो शहर था, ठीक है ना। उसके बाद आइए धौलावीरा में क्या था, तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। रविंद्र सिंह ने धौलावीरा की खुदाई की थी
सूरकोटता जो है ये गुजरात में, अब सूरकोटता में आते हैं, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। यहाँ पे कलश, शवाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ पे आपको कलश, शवाधान और घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल का है तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, यानी कि पोर्ट था। सिंधु सभ्यता का पोर्ट कहाँ पे पाया गया था? अगर ये क्वेश्चन आता है देन यू विल गो फॉर लोथल। मैं यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ लोथल, ठीक है। लोथल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि पोर्ट था। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह जहाँ पे नदी या समुद्र के द्वारा जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स का, जहाज के द्वारा या नाव के द्वारा, तो उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल में जो है हमें एक बंदरगाह दिखा था, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, ठीक है ना। यहाँ से गोदीवाड़ा जिला है, मिला है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ के घर दरवाजे, यहाँ के जो घर थे, घर के दरवाजे जो थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे भी हुआ था कि जो इंसानों का जो घर था, जैसे अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट फेसिंग बंगलो या पार्क फेसिंग अपार्टमेंट होना चाहिए, या रिवर फेसिंग अपार्टमेंट होना चाहिए, या रोड फेसिंग अपार्टमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम सड़क के नज़दीक रहते हैं तो एक लैंडमार्क होता है और हमें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंडसेट है, ये इंसानों के माइंडसेट का विकास है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो घर हो वो किसी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, किसी इंपॉर्टेंट सड़क के किनारे हो, किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल के किनारे हो, या कोई ऐसा मतलब रेलवे स्टेशन के किनारे हो। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोग अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, हम लोग कन्वीनियंट चाहते हैं। ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट के कारण है। तो यही चीज़ हमें लोथल में देखने को मिला था कि यहाँ के जो घर के दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। क्यों? क्योंकि इंसान कन्वीनियंस की अब सोच चुका था, सोचने लगा था। मतलब यहाँ से जो डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट जिसको कहते हैं, जो हमारे कन्वीनियंट के लिए, जो हमारे कंफर्ट जोन के लिए, यहाँ से इंसान ने सोचना शुरू कर दिया था। और इसीलिए जो है लोथल की जो खुदाई हुई, तो लोथल की जो खुदाई हुई तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू क्या दिखा था कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि पोर्ट था, और यहाँ पे जो भी घर थे उसके दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है ना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। मतलब हम लोगों ने जो है ट्रेड भी शुरू कर दिया था। ट्रेड हम लोगों ने सिंधु वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सिंधु वैली सिविलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो खैर हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल में ही देख लिया था, बट सिंधु वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने अर्बनाइजेशन देखा, शहरीकरण देखा, क्योंकि उसमें हम लोगों को अन्नागार देखने को मिले थे। हम लोग अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसा कि हमें हवन कुंड देखने को मिला, श्रमिक आवास देखने को मिला था। उसके बाद हमें बंदरगाह देखने को मिला था। मतलब हम लोग जो है ट्रेड वगैरह भी करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था, अलॉन्ग विद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि लोथल में जो है यहाँ फारस की मोहर मिली थी, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत था। मतलब हम लोग जो है विदेशी के साथ ट्रेड भी करते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें फारस की मोहर भी मिली है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये युगल समाधान का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जोड़े को एक साथ जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है। युगल का मतलब होता है कपल, ठीक है ना। कपल का अंतिम संस्कार जहाँ से किया जाता है, तो ये हमें कहाँ दिखा था? लोथल की खुदाई में ही हमें प्राप्त हो गया था। लोथल की खुदाई में हमें प्राप्त हो गया था। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो कि सती प्रथा का एक हमारी कुरीति थी, जिसको हम नहीं दूर किया, कोई दूसरा नहीं आया था उसको दूर करने। सती प्रथा हमारी कुरीति थी, तो उसको दूर भी हमने खुद से करा, ठीक है ना। उसमें क्या होता था बेसिकली कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है, तो उसके बाद से जो है उसके साथ साथ ही जो है उसकी पत्नी को भी, या उसकी जो भी पत्नी थी उसको भी उसके साथ साथ प्राण की आहुति यानी कि प्राण त्यागना पड़ता था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी कुरीति थी। और जो है लोथल में ही इसका साक्ष्य मिला है कि यहाँ पे युगल समाधान मिला है कि मतलब अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी अपना देह त्याग करना पड़ता है, देह त्याग करना पड़ता था। तो ये हमें लोथल में दिखा, और ये युगल समाधान मिला है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं सेशन को, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। आप भी बोर होने लगोगे हमसे,
तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। हम लोगों ने आज लोथल तक कंप्लीट करा है। लोथल के बाद जो है रंगपुर हम लोग पढ़ेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सेशन जो है ये शुरू रहेगा इंटायर, हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे। हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरा कंटेंट खान सर का जो इंटायर मटेरियल है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव खान सर का ये कंटेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कंटेंट साथियों। तो इस सेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको जो है लगभग जो है जीके जीएस में किसी भी एग्जामिनेशन में आप आराम से जो है फोड़ सकते हो अगर आप इस पूरे कंटेंट को थॉरोली देखते हो तो, और साथ ही साथ आप इसके साथ PYQ या क्वेश्चंस भी करते हो तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंटायर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। साथ ही इफ यू लाइक आवर कंटेंट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंटायर वीडियो। थैंक यू।